हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमारी यस चर्चा मैम। जूलियस काम्बर्गे नेरेरे जूलियस। के संबंध में चल रही थी। हमने परिचय के रूप में जाना था कि नेरेरे कौन थे और राजनीतिक और दार्शनिक क्षेत्र में उनका सामान्य योगदान क्या रहा है। अफ्रीकन एकता के प्रतीक माने जाते हैं और अफ्रीकी नेता के रूप में, तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक सामाजिक दर्शन दिया अफ्रीकन लोगों को जो भविष्य के समाज का आधार बनता। उजमा नाम से उन्होंने एक दर्शन दिया, समाजवादी दर्शन दिया, जिसको क्रियान्वित करने की कोशिश उन्होंने आजीवन की। प्यार से तंजानिया के लोग उन्हें मौलिमो यानी दार्शनिक, शिक्षक और विचारक कहते थे। हम ये देखेंगे कि एक राजनीतिक दार्शनिक रूप में, व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने क्या विचार दिए और क्या कार्य किए, उनके राजनीतिक चिंतन की, राजनीतिक क्रियाशीलता की क्या विशेषताएं हैं, इस पर आज हम केंद्रित करेंगे अपनी चर्चा को। जहां तक उनके राजनीतिक विचारों की बात है, नेरेरे के जो राजनीतिक विचार बने, निर्मित हुए, वो वास्तव में उनके अनुभव पर आधारित हैं, अवलोकन पर आधारित हैं। बचपन में एक बच्चे के रूप में, किशोर के रूप में या युवावस्था में एक युवक के रूप में उन्होंने तांगनिका जैसे देश में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ जो लड़ाई देखी, उस लड़ाई में जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए, उन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का भवन निर्मित किया। क्या अनुभव था उनका अफ्रीकी जीवन के संदर्भ में? उन्होंने अनुभव किया कि कैसे एक गोरी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा त्वचा की रंग के आधार पर सामाजिक जीवन में लोगों के साथ आचरण किया जाता है। यूं तो कहा जाता है कि हर व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते कुछ आधारभूत अधिकारों का अधिकारी है, जिन्हें हम मानवाधिकार कहते हैं। लेकिन अफ्रीका में ये मानवाधिकार उनको ही सुलभ थे जिनकी त्वचा का रंग श्वेत था, सफेद था। या जिनकी त्वचा का रंग भूरा था। कुछ हद तक उनको भी वो अधिकार सुलभ थे, लेकिन वो अफ्रीकी लोग जिनकी चमड़ी का रंग काला था, उनके साथ बर्ताव निहायत बुरा होता था। वो मनुष्य ही नहीं समझे जाते थे और मानवोचित अधिकार देने की बात तो बहुत दूर की बात थी। तो एक तरीके के तीसरे दर्जे के नागरिक समझे जाते थे अफ्रीकी लोग। उस समय अफ्रीकी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। 3 तरह के लोग थे वहां पर। श्वेत वर्णधारी यूरोपीय फर्स्ट कैटेगरी सिटीजन थे, और ब्राउन कलर्ड एशियाई सेकंड कैटेगरी सिटीजन, और ब्लैक जो थे अफ्रीकी, वो तीसरे दर्जे के नागरिक थे। और ये जो रंग के आधार पर प्रजातिगत श्रेष्ठता का भाव था, वो प्रजातीय अहंकार से पीड़ित था। और इसी अहंकार के तहत जो यूरोपीय लोग थे अफ्रीका में, वो अफ्रीकी लोगों को समान अधिकार और मताधिकार, यहां तक कि प्रतिनिधित्व भी प्रदान करने के इच्छुक नहीं थे। तो इस तरह के अनुभव के साथ नेरेरे का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और उनके राजनीतिक विचारों का गठन शुरू हुआ। इन परिस्थितियों में नेरेरे ने क्या अनुभव किया?
कि सबसे पहले सामाजिक जीवन में ये जो विभेद है रंग के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, इसको दूर करना होगा और इसके लिए जरूरी है राजनीतिक स्वतंत्रता। और इसीलिए नेरेरे को ये कहना पड़ा कि हमारा जो संघर्ष है, यानी अफ्रीकी लोगों का जो संघर्ष है, स्वतंत्रता का संघर्ष, तंगानिका के लोगों का जो स्वतंत्रता का संघर्ष है, वो वास्तव में मानव अधिकारों का संघर्ष है। हमारा संघर्ष उन लोगों के खिलाफ है जो अल्पसंख्या में है, लेकिन श्वेत होने के नाते प्रजातिगत श्रेष्ठता के आधार पर उन्होंने बहुसंख्यक अफ्रीकी जनता पर अधिकार कर रखा है। ऐसे लोगों के साथ हमारा संघर्ष है और ऐसे लोगों के अपने देश में मनुष्य के अधिकारों का निर्धारण उनकी त्वचा के रंग से होता है। हम ऐसी मानसिकता वाले लोगों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमारी आजादी की लड़ाई आसान नहीं है, बल्कि ऐसे कुप्रवृत्ति, कुमानसिकता वाले लोगों के साथ है। तंगानिका में हम ये विश्वास करते हैं कि केवल बुरी प्रवृत्ति के लोग ही मानवाधिकारों के निर्धारण का आधार त्वचा के रंग को मानते हैं। जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनमें दैवीय गुण है, वो तो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य समझते हैं और मानवोचित व्यवहार उसके साथ करते हैं, मानवोचित अधिकार उसको प्रदान करने के पक्षधर है। तो प्रकारांतर से नेरेरे ने ये कहना चाहा कि ब्रिटिश लोग बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि उनके लिए मानवाधिकार ऐसे निर्धारित होते हैं, त्वचा के रंग के आधार पर निर्धारित होते हैं। इस तरह के अनुभवों के साथ नेरेरे ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और राजनीतिक जीवन के विषय में अपने दर्शन का निर्माण किया। तो उनका जो राजनीतिक दर्शन है वो एक व्यवहारवादी दर्शन है और उस दर्शन को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, विश्लेषित करते हैं, तो कुछ खास विशेषताएं नजर आती हैं उनके चिंतन में, उनके राजनीतिक दर्शन में। वो विशेषताएं क्या है, उन पर हम एक एक करके नजर डालेंगे। सबसे पहले तो नेरेरे का जो राजनीतिक दर्शन है, उसके अंतर्गत उन्होंने ये माना कि सामाजिक राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहभागिता जरूरी है, जन सहभागिता जरूरी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिन सिद्धांतों से हम सहमत नहीं है, जिन लोगों की क्रियाकलापों से हम सहमत नहीं है, हमें उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए, उनके साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए, उनकी व्यवस्था को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, उस व्यवस्था का पुरजोर विरोध करना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है। किसी भी देश में जो असंतुष्ट लोग होते हैं व्यवस्था से, वो व्यवस्था का विरोध करते हैं, उसका बायकॉट करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, उसमें भागीदार नहीं बनते। लेकिन इसके विपरीत नेरेरे का मत क्या था? नेरेरे का मत ये था कि हमें जिस व्यवस्था को बदलना है, उस व्यवस्था में घुसकर उसमें सुधार करना होगा। उससे भागने से, उससे दूर रहने से, उसका विरोध करने से हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते। और यहां तक कि हिंसक संघर्ष की जो रणनीति अपनाई जाती है, वो भी बहुत कारगर नहीं होती। और अपनी इसी रणनीति के तहत, इसी विचार के तहत नेरेरे ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा असेंबली के चुनाव की जो व्यवस्था की गई, उसमें त्रिस्तरीय मतदान की व्यवस्था की गई। उस त्रिस्तरीय मतदान व्यवस्था को अनुचित मानते हुए भी नेरेरे ने निर्वाचन में भाग लेने का निर्णय किया। ये व्यवस्था अनुचित क्यों थी? क्योंकि इस व्यवस्था के तहत एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 प्रतिनिधि चुने जाने थे। एक श्वेत वर्ण का प्रतिनिधि,
दूसरा भूरे वर्ण का प्रतिनिधि यानी एशियाई, और तीसरा ब्लैक रिप्रेजेंटेटिव यानी अफ्रीकी। एक ही निर्वाचन क्षेत्र से रंग के आधार पर इन 3 प्रतिनिधियों को चुने जाने की व्यवस्था की गई थी त्रिस्तरीय मतदान योजना के अंतर्गत, जब ब्रिटिश सरकार ने असेंबली के इलेक्शन को घोषित किया। नेरेरे इसे भेदभावपूर्ण मानते थे, अन्यायपूर्ण मानते थे, क्योंकि रंग किसी भी राजनीतिक अधिकार का, किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार नहीं हो सकता, ऐसा वो मानते थे। लेकिन फिर भी नेरेरे ने ब्रिटिश सरकार की इस चुनौती को स्वीकार किया कि ठीक है, अगर आप त्रिस्तरीय मतदान की व्यवस्था कर रहे हो तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम इसमें सहभागी बनेंगे। और सहभागी बनकर अप्रत्याशित जीत हासिल की गई उनकी पार्टी के द्वारा। तो उनकी रणनीति क्या थी नेरेरे की? कि व्यवस्था में घुसकर, व्यवस्था में सहभागी बनकर उसकी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये रणनीति ज्यादा प्रभावी होगी, ज्यादा कारगर होगी। हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से अगर तुलना करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी चितरंजन दास के द्वारा जिस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, उसकी भी टैक्टिक्स यही थी, रणनीति यही थी कि असेंबली में घुसकर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध किया जाए, बहिष्कार किया जाए, असेंबली से दूर न रहा जाए, बल्कि रणनीति ये थी कि शेर की माद में पहुंचकर शेर को चुनौती दी जाए। तो कुछ ऐसी ही रणनीति नेरेरे के द्वारा भी अपनाई गई अपने राजनीतिक दर्शन के तहत। और ये रणनीति अफ्रीका के तमाम देशों में लोकप्रिय भी हुई, क्योंकि लोगों ने ये अनुभव किया कि जिन अफ्रीकी देशों ने गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष के रास्ते को चुना, वहां पर आजादी प्राप्त करने में लंबा समय लग गया। जैसे एक अफ्रीकी देश रोडेशिया था, उसने खूनी संघर्ष का रास्ता अपनाया और इसके कारण जिम्बाब्वे जैसे देश को आजादी प्राप्त करने में दशकों का समय लग गया। तो अपने राजनीतिक चिंतन में किस बात पर जोर दिया नेरेरे ने? राजनीतिक जीवन में सहभागिता पर जोर दिया। राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए उसमें सहभागिता पर जोर दिया, न कि उसके बहिष्कार पर। दूसरी खासियत नेरेरे के राजनीतिक दर्शन की ये है कि गांधी की तरह ही नेरेरे ने भी अपने सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। हम सब ये जानते हैं कि बहुत से ऐसे दार्शनिक होते हैं जो केवल चिंतन और मनन करते हैं, अपने दर्शन की विशेषताओं को दुनिया के सामने लाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम दार्शनिक होते हैं जो अपने विचारों को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हैं। गांधी और नेरेरे दोनों ही ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने विचारों को केवल सिद्धांत ही नहीं रहने दिया, बल्कि उन सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में लागू करने की कोशिश भी की। यानी व्यावहारिक जीवन को अपने सिद्धांतों, अपने दर्शन के आधार पर बदलने की कोशिश की। राजनीति में जाकर, राजनीति में प्रवेश करके। स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जो व्यवहारवादी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें ये मांग की गई बुद्धिजीवियों से कि अगर उन्हें राजनीति की तस्वीर को बदलना है, राजनीति की बुराइयों को दूर करना है, सार्वजनिक जीवन की बुराइयों को दूर करना है, तो बुद्धिजीवियों को, दार्शनिकों को राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। कुछ ऐसी ही भावना से प्रेरित होकर नेरेरे ने भी अपने सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने के लिए
राजनीति में प्रवेश किया, अफ्रीका की तंगानिका की राजनीति में प्रवेश किया। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वो भी विदेश गए थे। पहले अफ्रीकी थे, तंगानिकन थे, जिन्होंने किसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो अपने देश लौटे तो अपने सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देने के पर्पज से उन्होंने तंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन की स्थापना की। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले अफ्रीका में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। हाँ, तंगानिका अफ्रीकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1929 में, लेकिन इस संगठन का जो दायरा था वो सामाजिक जीवन तक सीमित था। नेरेरे ने क्या किया कि इसके स्वरूप को राजनीति की तरफ मुखातिब किया, यानी इसके स्वरूप में परिवर्तन करके सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक आयाम को जोड़ा, राजनीतिक उद्देश्यों को जोड़ा इस संगठन के साथ, तंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन के माध्यम से। जिस समय नेरेरे ने राजनीति में प्रवेश किया उस समय तंगानिका की स्थिति क्या थी? तंगानिका की स्थिति ये थी कि समाज के जितने भी वर्ग थे वो सब नाना कारणों से किसी राजनीतिक आंदोलन के विषय में सोच भी नहीं पा रहे थे। वो सब भयभीत थे। और भयभीत क्यों थे? कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पहले जब जर्मनी का साम्राज्य वहां स्थापित था तो उस समय जर्मन साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए अफ्रीकी लोगों ने, तंगानिकन लोगों ने माझी माझी संगठन स्थापित किया था। लेकिन इस संगठन को जर्मन साम्राज्यवादियों के द्वारा बुरी तरह से कुचल दिया गया। इसलिए लोग दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़े, मोर्चा संभाले। दूसरी तरफ क्या था कि तंगानिका जनजातीय समाज था, बहुत सी जनजातियां थी वहां पर, और हर जनजातीय समाज का एक नेता होता था, प्रमुख होता था, जो अपने समुदाय में सत्ता को एंजॉय करता था, शक्ति का प्रयोग करता था। ये जो प्रमुखों का वर्ग था, जो जनजातीय समुदाय के प्रमुख लोग थे, जो सत्ता का उपभोग कर रहे थे, उन्हें इस बात का भय था कि अगर कोई राष्ट्रीय आंदोलन तंगानिका में होता है और एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित होती है तो उस राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के साथ उनकी अपनी सत्ता छिन जाएगी। उन्हें इस बात का भय सता रहा था और यही वजह है कि उन्होंने कभी भी तंगानिका में राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन में अपना योगदान नहीं दिया। तीसरा जो वर्ग था वो अफ्रीका में रह रहे एशियाई और यूरोपीय लोगों का था और इन लोगों को भी इस बात का भय था कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से ब्रिटेन की सत्ता समाप्त हो जाती है तंगानिका से और सत्ता अफ्रीकी लोगों के हाथ में आती है, बहुसंख्यक अफ्रीकियों के हाथ में, तो अफ्रीकी समाज में उनकी जो विशेष स्थिति है, रंग के आधार पर उनको जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये सभी वर्ग जो उस समय तंगानिका के समाज में उपस्थित थे, ये सब नाना कारणों से भयभीत थे और इसी भय के कारण उन्होंने अब तक किसी राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन नहीं किया था। नेरेरे ने जब राजनीति में प्रवेश किया, तंगानिका की राजनीति में, तो सबसे पहले उन्होंने लोगों को इस भय से मुक्त किया। नाना कारणों से लोगों के मन में जो भय था, डर था, उस डर से मुक्त करने का कार्य नेरेरे ने किया। कैसे किया?
कि उन्होंने अपनी पार्टी में एशियन, यूरोपियन और अफ्रीकन सभी प्रजाति के लोगों को सम्मिलित किया और उनका नेतृत्व कौशल इतना अच्छा था कि ये सभी लोग अपने हर तरह के भय से मुक्त होकर आजादी की लड़ाई में संगठित रूप से योगदान दिया। उनके नेतृत्व को पूरे देश में मान्यता प्राप्त हुई और न केवल आजादी की लड़ाई तक नेरेरे ने अपने कार्य को सीमित रखा, बल्कि प्रजातिगत, जातिगत भेद से मुक्त एक समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए स्वयं को समर्पित किया। तुलना कीजिएगा गांधी से। जैसे गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। जन आंदोलन क्यों बनाया? क्योंकि गांधी के नेतृत्व में भारतीय समाज का हर वर्ग राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा और उसके आंदोलनात्मक प्रयासों में योगदान दिया। गांधी की जो बातें थी वो हर वर्ग तक पहुंचती थी, हर वर्ग को अपील करती थी। गांधी से पहले जो कांग्रेस का नेतृत्व था, जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व था, वो बुद्धिजीवियों तक सीमित था। गांधी ने उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। समाज का हर वर्ग गांधी द्वारा नीत आंदोलन में सहभागी बना। ठीक वैसे ही तंगानिका के समाज में जितने भी वर्ग थे, जितने भी लोग थे, विभिन्न प्रजातियों के, विभिन्न जनजातियों के, वो सब अफ्रीकी नेशनल यूनियन के साथ संगठित हुए और इसका श्रेय नेरेरे के नेतृत्व को जाता है। एजे ह्यूजेस नेरेरे के नेतृत्व के विषय में लिखते हैं कि नेरेरे के गुणों, उनकी एकता की भावना, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, इंटेलेक्ट था, लोगों को संगठित करने की जो क्षमता थी, संगठनात्मक क्षमता, और अपने आदर्शों को व्यावहारिक आयाम प्रदान करने की योग्यता ने ही उन्हें व्यावहारिक राजनीति में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। वैसे ही जैसे भारतीय राजनीति में गांधी महात्मा बन जाते हैं, गांधी जन जन के नेता बन जाते हैं। तो इस तरह से नेरेरे जो थे, उन्होंने अपने सिद्धांतों को व्यावहारिक राजनीति में लागू करने की कोशिश की और उनके प्रयास सफल हुए। एक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ के रूप में कई बार ऐसे अवसर आए जब नेरेरे ने राष्ट्र के साथ खड़ा होकर राष्ट्र को दिशा देने की कोशिश की। उनके संगठन से ब्रिटिश सरकार चिढ़ती तो थी ही, जैसा कि हर उपनिवेशवादी सरकार के साथ होता है कि वो राष्ट्रीय आंदोलन को बर्दाश्त नहीं करती। नेरेरे के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, अफ्रीकन नेशनल यूनियन के नेतृत्व में, उस संगठन को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया और स्वयं नेरेरे को के सामने ये ऑप्शन रखा गया कि या तो वो कारावास का दंड स्वीकार करें या अर्थदंड स्वीकार करें। उस समय एक शब्द प्रचलित था प्रिजन ग्रेजुएट का। तो प्रिजन में रहकर, कैद में रहकर ग्रेजुएशन को एंजॉय किया जाए या अर्थदंड भुगता जाए। मैम, अर्थदंड क्या होता है? जुर्माना। इतना पैसा आपको देना होगा, आपने जो अपराध किया है उस अपराध के बदले आपको इतना पैसा देना होगा, जुर्माना भरना होगा। ये अर्थदंड होता है। तो नेरेरे ने क्या किया? जेल की सजा के बजाय अर्थदंड को स्वीकार किया, जुर्माने को स्वीकार किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो जेल में चले जाते हैं तो भले ही उनके व्यक्तित्व को महिमामंडित किया जाए कि एक ऐसा नेता जो जनता के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जेल चला गया,
कैद में उसने इतने वर्ष व्यतीत किए, तो उससे उनका अपना व्यक्तित्व तो महिमा मंडित होगा, लेकिन उससे नुकसान किसको होगा? अफ्रीकी राष्ट्रवादी आंदोलन को। वो नुकसान किस रूप में होगा कि आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हम ये बात देख सकते हैं कि जब कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जेल में गए, तब तब आंदोलन दिशाहीन हो गया, भटक गया और अपने लक्ष्य को तत्काल हासिल नहीं कर सका, क्योंकि जनता को नेतृत्व देने वाला नेता नहीं रह गया। वो दिशाहीन हो गई, वो भटक गई और कई बार उसने भटकाव में हिंसा के रास्ते को अख्तियार कर लिया। तो इस स्थिति से न्येरेरे वाकिफ थे और यही वजह है कि एक व्यवहारवादी चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने अर्थदंड को स्वीकार किया, जेल दंड को नहीं। न्येरेरे की संगठनिक क्षमता इतनी ज्यादा थी, उनके संगठन का प्रभाव इतना अधिक था कि बदले में उनके संगठन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक नया संगठन बनाना पड़ा, यूनाइटेड टंगानिका पार्टी। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? अफ्रीकन नेशनल यूनियन, टंगानिकन अफ्रीकन नेशनल यूनियन यानी तनु का विरोध करना। और इसीलिए इसके जो संस्थापक थे ब्रायन विलिस, यूनाइटेड टंगानिका पार्टी के संस्थापक कौन थे? ब्रायन विलिस। उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ अपने संगठन का स्वरूप बहुप्रजातीय रखा, यानी इसमें विभिन्न रेसेस के लोग, अफ्रीकी, यूरोपीय और एशियन, सभी लोग इसके सदस्य बन सकते थे। लेकिन इस रणनीति के बावजूद संगठन का प्रभाव कुछ खास नहीं रहा और 1960 में जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो बजाय ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित यूनाइटेड टंगानिका पार्टी की जीत के, किसको जीत हासिल हुई? न्येरेरे की पार्टी को जीत हासिल हुई और न्येरेरे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने। बाद में उनकी सूझबूझ के चलते ही 1961 में टंगानिका औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो सका और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण संभव हो सका। तो ये भी उनके राजनीतिक विचारों का, राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। वो अपने सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। स्वयं उन्होंने राजनीति में प्रवेश इसी उद्देश्य से किया कि वो अपने सिद्धांतों को अमली जामा बना सके, यानी उसे व्यावहारिक रूप दे सके। तीसरे उनके राजनीतिक दर्शन की खासियत ये है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वो स्वतंत्र नीति के अनुसरण पर जोर देते हैं। आपको भारत की विदेश नीति याद होगी जो स्वतंत्रता के बाद उसके द्वारा अपनाई गई, गुट निरपेक्षता की नीति। वो भी एक स्वतंत्र नीति थी जिसके तहत भारत ने दुनिया में जो शीत युद्ध चल रहा था, जो गुटबंदी चल रही थी पूंजीवाद और साम्यवादी गुट की, उस गुटबंदी से स्वयं को अलग रखकर हर मुद्दे पर स्वतंत्र तरीके से विचार करने का निर्णय लिया। किसी भी एक गुट में सम्मिलित होने का निर्णय नहीं लिया। वैसे ही न्येरेरे ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में टंगानिका के लिए एक स्वतंत्र नीति को अपनाने की बात कही और उसके स्वतंत्र अस्तित्व पर जोर दिया। हालांकि जब टंगानिका स्वतंत्र हो रहा था, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी जो वहां से जा रही थी, सत्ता हस्तांतरण हो रहा था, तो वो ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि टंगानिका जैसे देश की दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो संधियां हुई हैं, समझौते हुए हैं, उनको जारी रखा जाए
और तंगानिका इस बात की शपथ ले, इस बात का वायदा करे कि वो उन संधियों में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा। लेकिन एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हुए नेरेरे ने उस समय स्पष्ट रूप से घोषित किया कि तंगानिका की जो राष्ट्रीय सरकार है वो केवल 2 साल तक, 2 साल के अंतरिम अवधि में ही विभिन्न देशों के साथ जो संधियां उसकी हुई है उन संधियों पर विचार करेगी, विमर्श करेगी, और अगर उन संधियों से तंगानिका के लोगों का हित पूरा होता है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है, तभी उन्हें जारी रखा जाएगा, अन्यथा उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। और तंगानिका जैसा देश उन संधियों के तहत तंगानिका का जो राष्ट्रीय दायित्व निर्धारित किया गया है उन दायित्वों से अपने आप को मुक्त कर लेगा। यानी जबरदस्ती अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौता, दायित्व तंगानिका जैसे राष्ट्र पर थोपा जाता है तो तंगानिका के लोग, तंगानिका की राष्ट्रीय सरकार उसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि अब तंगानिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के मानचित्र पर स्थापित हो चुका है और वो अपना निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक लेगा। नेरेरे की ये जो नीति थी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में, वो इतनी ज्यादा प्रभावी हुई कि तंगानिका के बाद जितने भी अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए उन सब ने इसी नीति का अनुसरण किया। और इन राष्ट्रों में प्रमुख थे केन्या, युगांडा, जाम्बिया, मलावी, लेसोथो और जमैका। ये सभी देश तंगानिका के बाद स्वतंत्र हुए और उन्होंने तंगानिका की नीति का अनुसरण करते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अपने स्वतंत्र वजूद और अस्तित्व को कायम रखा। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का सुझाव नेरेरे के द्वारा दिया गया। अब अगली क्लास में हम नेरेरे के बाकी राजनीतिक विचारों के बारे में जानेंगे। आशा है अब तक जो बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। इस संबंध में किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखित रूप में पूछ सकते हैं और मौखिक रूप में भी पूछ सकते हैं।